दोस्तों आज की वीडियो के अंदर डिस्कशन करने वाले ऐसे कौन से मार्केट के अंदर सेक्टर अवेलेबल है जो आपको पिछले 10 साल के अंदर कमाल का रिटर्न दिए है। तो आज की वीडियो के अंदर दोस्तों इसकी बैक टेस्टिंग करेंगे और आपको ऐसे इंडेक्स में दिखाऊंगा जो स्टॉक्स नहीं है, एक पर्टिकुलर इंडेक्स है, यानी एक सेक्टर है, और उन सेक्टर के इंडेक्स ने आपको 6 साल के अंदर 600% तक के रिटर्न दिए है। यानी 6 साल में आपका पैसा 6 गुना तक हो गया। और कोई पर्टिकुलर स्टॉक नहीं है, एक इंडेक्स है, एक सेक्टर है, और उसके अंदर पैसा लगाना एक पर्टिकुलर स्टॉक के पैसा लगाने के कंपैरिजन में काफ़ी कम रिस्की होता है। अब जैसे कि अगर हम बैंक का एग्जांपल ले तो बैंक निफ्टी बैंक देखें पिछले कुछ सालों में ऊपर ही गया है, लेकिन अगर हम यस बैंक की बात करें और अगर हम पीएनबी की बात करें ये तो डाउन चले गए। तो एक पर्टिकुलर स्टॉक में पैसे लगाना काफ़ी रिस्की माना जाता है और उसके सेक्टर में पैसे लगाना काफ़ी सिक्योर्ड माना जाता है। हालांकि सेक्टर कई बार परफॉर्म नहीं करते, कुछ अच्छा करते कुछ नहीं करते, वो अलग बात है, लेकिन पूरा जीरो तो नहीं हो जाएगा ना भाई। ऐसा तो नहीं पूरी इंडस्ट्री ही खत्म हो जाएगी। तो इंडस्ट्री चल रही है, कम चल रही है, थोड़ी ज्यादा चल रही है, वो बात अलग है, लेकिन ऐसा काम तो नहीं होगा ना जो यस बैंक का हुआ 400 रुपए का स्टॉक 5-10 रुपए पे आ गया। तो यहाँ दोस्तों ये डिस्कशन करने वाले हैं कि ऐसे कौन से इंडाइसिस है जो इस तरह का रिटर्न दे रहे हैं, प्लस उनकी बैक टेस्टिंग का रिजल्ट मैं आपके सामने रख रहा हूँ, कितना CAGR वो दे पाए और ट्रेडिंग करके क्या कोई बेनिफिट आ सकता था, नहीं आ सकता, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। अच्छा, बैक टेस्टिंग तो दोस्तों मैं दिखा ही रहा हूँ कि किस किस इंडेक्स ने, किस किस सेक्टर के इंडेक्स ने कितना रिटर्न दिया ट्रेडिंग करके, प्लस इन्वेस्टमेंट में कितना रिटर्न दिया। साथ में दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ इस वीडियो के अंदर। मुझे एक ऐसा इंडेक्स मिला, उस इंडेक्स की खास बात यह थी कि जब वो एंट्री दे रहा था तो उसका मंथ और डेट लगभग आसपास की ही थी। यानी जितनी बार उसने एंट्री दी पिछले 10 सालों में लगभग एक ही मंथ के आसपास दी, और जब उसने एग्जिट दिया वो भी एक ही मंथ और एक ही डेट के आसपास दिया। तो बड़ा कमाल का लगा, बड़ा ऐसा लगा कि क्या ये साइकिल के हिसाब से चलता है क्या इंडेक्स, क्या इसके अंदर ऐसा हो रहा है कि वो एक पर्टिकुलर टाइम पर ही एंट्री दे रहा है, एक पर्टिकुलर टाइम पर ही एग्जिट दे रहा है। और ऐसा एक बार नहीं, मेरे साथ 4 बार हुआ, 4 बार मैंने उसके अंदर देखा। तो मैं शॉक्ड हुआ एनालिसिस करके। तो वो इंडेक्स कौन सा है, वो कौन सा सेक्टर है, वो भी दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करूंगा। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं एक इंडेक्स की जो है निफ्टी आईटी। निफ्टी आईटी के अंदर हमने वही अपनी सेम स्ट्रेटेजी लगाई है। स्ट्रेटेजी में एक बार समझा देता हूँ। देखिए इस स्ट्रेटेजी में करते क्या, एक RSI का इंडिकेटर लगाते हैं। जैसे कि मैं फायर्स का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म यूज कर रहा हूँ, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में देता हूँ। जो हमारे नए दोस्त वीडियो के अंदर पहली बार आ रहे हैं उनको प्रॉब्लम ना हो, उनको पता लगे किस ब्रोकर के पास खुलवा के उनको ज्यादा बेनिफिट हो सकता है, ज्यादा फीचर्स मिल सकते हैं। तो फायर्स में जो भी मैं फीचर यूज कर रहा हूँ, अगर यही सेम फीचर आपको चाहिए तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाते हैं। अकाउंट ओपनिंग फ्री होती है, अकाउंट मेंटेनेंस फ्री होती है, प्लेजिंग के लिए कोई चार्ज नहीं लगता, स्टॉक होल्डिंग पे रखते हो तो ब्रोकरेजेस भी आपका नहीं लगता। ये सारी फैसिलिटी आपको मिलती है। तो यहाँ पर देखिए आप RSI इंडिकेटर यहाँ पर जाके लगाते ही FX वाला जो सिंबल है, तो जैसे आपने अकाउंट खुलवा लिया, आपने इनका पैनल लॉगिन कर लिया, लॉगिन डिटेल आपको ईमेल पर आ जाती है फायर्स के थ्रू। तो यहाँ पर देखिए हम RSI लिखते हैं, तो RSI यहाँ लिखने के बाद क्या होता है, एक इंडिकेटर लग जाता है नीचे। इस इंडिकेटर की सेटिंग में जाकर के हमें एक SMA की लाइन लगानी होती है। जैसे कि देखिए हमने SMA की लाइन लगाई, दोनों लाइनों को बोल्ड कर लीजिए ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। उसके बाद इनपुट में जाकर के 14 पीरियड का हमने यहाँ पर लगा लिया है, और लगाने के बाद देखिए कुछ ऐसा ये इंडिकेटर दिखाई दे रहा है। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं कि जब भी RSI की लाइन मूविंग एवरेज की लाइन को तोड़ के ऊपर जाती है, जैसे कि ये देखिए ये वॉयलेट कलर की लाइन ब्लू कलर की लाइन को ब्रेक करके ऊपर की तरफ गई, तो हम इसको बुलिश मानते हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है, एक प्रोबेबिलिटी बनती है। देन अगर वो नीचे आती है तो हम इसको बेयरिश कंसीडर करते हैं। दैट्स इट, इतना ही काम करना होता है। बस एक चीज और है, जो कैंडल बुलिश का सिग्नल दे उसका हाई ब्रेक होना चाहिए एंट्री के लिए, जो बेयरिश का सिग्नल दे उसका लो भी ब्रेक होना चाहिए एग्जिट के लिए। बस इतना ही काम करेंगे। तो वो पूरी बैक टेस्टिंग मैंने यहाँ पर दी है कि अगर ये बैक टेस्टिंग हम अलग अलग सेक्टर के ऊपर करते तो क्या होता। तो फिलहाल ये जो चार्ट आप देख रहे हैं ये निफ्टी आईटी इंडेक्स का है। तो सबसे पहले आईटी की बात करते हैं। तो आईटी के अंदर देखिए मैंने सेम स्ट्रेटेजी को बैक टेस्ट करा। इनिशियल बेसिस पे 10,000 रुपये से मैंने ये कैलकुलेशन करी कि हम 10,000 रुपये इस इंडेक्स में लगाते तो क्या होता। तो ये 10 साल का बैक टेस्ट है, 2014 से 2024 तक का बैक टेस्ट है 10 साल का। तो 10 साल के अंदर ये देखिए कुल मिलाकर के 6 ट्रेड मिले। यहाँ देखिए पहले ट्रेड के अंदर कम पैसा बना, दूसरे में नुकसान आया, फिर इसमें पैसा बना, इसमें पैसा बना, इसमें पैसा बना, इसमें पैसा बना। मैं बहुत ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूंगा क्योंकि 4 इंडेक्स मुझे दिखाने ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा। तो अगर ये सारा काम मैंने यहाँ पर करा है तो मेरे 10,000 रुपये प्लस होकर के लगभग 37,000 के आसपास हो गए। ठीक है, 37,700 हो गए। सिर्फ 6 ही ट्रेड लिए, बहुत ज़्यादा आप ब्रोकरेज तो आपको लगता ही नहीं। गवर्नमेंट के टैक्सेस भी ना के बराबर लगते हैं इसके अंदर, बहुत ज़्यादा लगते नहीं। मेरे ख्याल से आपको 200 रुपये से ज़्यादा, 300 रुपये से ज़्यादा नहीं लगता चार्जेस।
खरीदने और बेचने का 10,000 के हिसाब से, ठीक है। तो मान लेते हैं 37,500 रुपये आपने कमाए, बाकी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन वगैरह वो गवर्नमेंट के टैक्सेस है, वो तो आपको देने ही पड़ेंगे, ठीक है ना, वो एक अलग मैटर है। अब यहाँ पर देखिए हमने 10,000 लगभग 4 गुना हमने पैसा कर लिया 10,000 रुपये का ऑलमोस्ट, ठीक है, थोड़ा सा कम है। लेकिन अगर हम इसके अंदर इन्वेस्ट करके छोड़ देते तो क्या होता, तो जैसे कि देखिए जब शुरुआत हुई थी तब ये था 9,900 के आसपास, 10,000 का मान लेते, और आज ही जब इसने एग्जिट अभी नहीं दिया है, लास्ट वाला एग्जिट वाला नहीं है, मतलब आज तक की डेट का है, बाकी सारे एग्जिट वाले हैं, तो इसमें 42,000 रुपीज़ के आसपास दिया, तो लगभग 4 गुना से थोड़ा सा ज़्यादा, इसने 4 गुना से थोड़ा सा कम, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन मेनली डिफरेंस क्या है, जब आप ट्रेडिंग करते हैं तो कभी आप एंटर होते हैं और कभी आप एग्जिट हो जाते हैं, जब वो परफॉर्म नहीं कर रहा होता, जब आपको सिग्नल मिलता है। तो ये देखिए मैंने होल्डिंग मंथ्स यहाँ पर लिखे हुए, अगर मैं इन सभी मंथ्स को प्लस कर लूँ और मैं कैलकुलेट करूँ कि मैंने कितने साल तक इसके अंदर होल्डिंग रखा अपना पैसा, तो ये फिगर आती है ऑलमोस्ट 6 ईयर्स, कि 6 साल तक मैंने ये पैसा रखा, और ये जो रिटर्न है ना, ये 10,000 का जो 37,000 रुपये बना है वो 6 साल के अंदर बना है। लेकिन अगर मैं यहाँ इन्वेस्टमेंट की बात करूँ कि ये 9,930 रुपये का जो यहाँ पर 42,000 बना है, ये 10 ईयर्स में बना है, तो इन दोनों में दोस्तों ये मेजर एक डिफरेंस आ रहा है, ये मेजर डिफरेंस है। तो दोनों को कैलकुलेट करते और देखते कि किस में ज़्यादा रिटर्न बना, क्या ट्रेडिंग में ज़्यादा रिटर्न बना, क्या इसमें ज़्यादा रिटर्न बना। प्लस एक खास बात और होती है ट्रेडिंग की, जब मार्केट क्रैश करता है किसी भी रीजन से, वटएवर कोई भी रीजन आया मार्केट के अंदर, तो आप एक सर्टेन लेवल पे मार्केट से बाहर हो जाते हो। चाहे मार्केट ने 20% का डाउन दिया, 30% का डाउन दिया, आपको 30% लगे एग्जिट होने में, कोई बात नहीं, 30% बाद आप एग्जिट हो गए, बाकी 70% पैसा बच गया ना, जब मार्केट ठीक होगी तब वापस बाय करेंगे। तो यहाँ पर एक बेनिफिट आपको ट्रेडिंग का ये होता है जो इन्वेस्टमेंट में नहीं होता। इन्वेस्टमेंट में तो पूरा रिस्क है, चाहे वो 50% मार्केट गिर रही है, चाहे 70% मार्केट गिर रही है, आपका सेक्टर 80% गिर रहा है, तो वो उतना ड्रॉ डाउन होगा। तो इनिशियल बेसिस पे देखिए हम मान लेते हैं कि आपने 10,000 रुपये लगाए, ठीक है, और 10,000 रुपये आपके तब्दील हो गए थे 37,700 में ट्रेडिंग करके, ठीक है। तो 37,700 में 37,700, ठीक है, और ये हमने होल्डिंग रखी थी 6 ईयर्स तक। तो आपका कंपाउंडिंग ग्रोथ रेट यानी एनुअल CAGR क्या आ रहा है, कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट आपका आ रहा है 24.75, लगभग 24% या 25% आपका CAGR से ग्रो हुआ ट्रेडिंग करके। लेकिन अगर हम इसको ट्रेडिंग ना करके मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करते तो 9,930 पे था ये, और एक बार अभी करंट का देख लें 42,200 लगा लेते, ठीक है, 42,200। तो यहां देखिए हमने रखा है इसको 10 साल के लिए। अब डिफरेंस आपको पता लग रहा है CAGR का, ट्रेडिंग करके हम 24-25% का CAGR निकाला, लेकिन इन्वेस्टमेंट करके जो CAGR आया सिर्फ 16% का CAGR आया। तो दोनों में आपको एक मेजर डिफरेंस पता लग गया कि क्या मेजर डिफरेंस था ट्रेडिंग करके। तो ये दोस्तों होता है मार्केट में जब आप ट्रेडिंग करते हो, लेकिन हर बार ऐसे बेनिफिट्स नहीं मिलते, कई बार बेनिफिट्स थोड़े गलत भी हो जाते हैं। अब चलिए बात करेंगे। तो ये था पूरा कुल मिलाकर के निफ्टी IT की बात, जिसमें 6 साल होल्डिंग में पैसा रख करके हमने ये रिटर्न जनरेट कर लिया। फिर हम बात करते हैं एक दूसरे इंडेक्स की। अब इस इंडेक्स की बात कर रही है FMCG वाला है, सबसे वर्स्ट परफॉर्मेंस इस इंडेक्स ने दी है। इसमें देखिए हो क्या रहा था, RSI ब्रेकआउट दे रहा था, फिर सडनली वो नीचे आ रहा था, मतलब एक बीच का पार्ट ही हम नहीं खा पा रहे थे, बहुत स्लो चलता है। तो यहाँ पर 10,000 पे सिर्फ 18,000 ही बना पाए, और इन्वेस्टमेंट अगर करते 19,000 पर तो यहाँ 65,000 हो गया। ये भी 6 साल की होल्डिंग के आसपास ही है, ये 10 साल की होल्डिंग पर होता। दोनों में डिफरेंस है, दोनों को एक बार कंपेयर करते हैं, इसको भी कंपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए हमने 10,000 रुपये से 18,200 बनाए, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले ये कैलकुलेट करते हैं कि कितना CAGR होता है ये। तो 10,000 इनिशियल हमने लगाया और 18,200 तक हम पहुँच पाए, और ये हमारा 6 साल की होल्डिंग थी। तो ये 10.5%, हालांकि बैंक FD वगैरह से ज़्यादा है, लेकिन रिटर्न बहुत कम है, ठीक है। निफ्टी जितने रिटर्न्स भी नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें इन्वेस्टमेंट की, 19,000 रुपये लगाते 65,700 हो गया। तो एक बार इसको कैलकुलेट करते हैं कि यहाँ कितना आ रहा है, 19,000, 65,700 और 10 साल के लिए लगा रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों इन्वेस्टमेंट के अंदर ज़्यादा CAGR आया। एक लौता ये इंडेक्स है
जो बहुत ही नॉन परफॉर्मिंग इंडेक्स था और जिसके अंदर CAGR रिटर्न्स बड़े कम थे। हालांकि पिछले कुछ 1-2 सालों के अंदर अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, लेकिन बहुत अच्छा परफॉर्मिंग इंडेक्स ये नहीं लगा। तो FMCG के अंदर आपको यह पता है कि परफॉर्मेंस थोड़ी कम देता है। तो जब आप इसके अंदर पैसा लगाने की सोच रहे हो तो आपको ये समझना चाहिए ये थोड़ा सा सिक्योर्ड है। बीच बीच में कुछ आप FMCG के स्टॉक रख सकते हो, क्योंकि ये गिरते भी कम है, बढ़ते भी कम है। मार्केट क्रैश होता है तो इनको कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। दैट्स वाई रीजन FMCG के स्टॉक्स ठीक है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ग्रोथ देने में कैपेबल पिछले 10 साल के बैक टेस्टिंग में रिजल्ट में नहीं दिखे। आगे देंगे नहीं देंगे तो बात अलग है। चलिए अब एक दूसरा इंडेक्स देखते हैं। ये निफ्टी एनर्जी का इंडेक्स, ये अच्छा परफॉर्म करा। 10,000 रुपये की कैपिटल ऑलमोस्ट 39 हो गई, तो वही इसके अंदर 25-26% का CAGR है। और इसके अंदर आप वही अगर आप बाय करके छोड़ते होल्डिंग पे तो वो 16-17% का आपका होल्डिंग में आता है। ये भी 6 साल के आसपास की होल्डिंग है और ये इन्वेस्टमेंट पे 10 साल की होल्डिंग होती है, तो लगभग बराबर ही है। IT और एनर्जी लगभग बराबर ही चल रहा है। उसके बाद दोस्तों जो टॉप परफॉर्मिंग इंडेक्स है, जो लास्ट इंडेक्स है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग इंडेक्स है। इसमें देखिए 10,000 पे इन्वेस्टमेंट लगी और 63,000 रुपीज़ हो गया, लगभग 6 गुना ये पैसा हो गया। और अगर हम इसकी बात करें होल्डिंग की तो देखिए लगभग 5,500 पे लगाते 27,000 पे बन गए थे। तो इसको एक बार कैलकुलेट करते हैं। ये बढ़िया इंडेक्स था और इसने बढ़िया रिटर्न दिया है, तो ये लगाते सबसे पहले तो हमारा कितना रिटर्न बना। 10,000 हमने इनिशियल बेसिस पे लगाए और हमारा बना है पैसा 63,800। तो 63 और ये हमने 6 साल के आसपास ही है। मैंने सबका कैलकुलेट करा है, कोई 6, 6.5, 5.5 ऐसे ही है। तो ये देखिए 36% का CAGR रहा है ऑटो में पिछले 10 सालों में। 36% का CAGR बहुत कमाल का CAGR होता है, ठीक है। और अगर हम इसको इन्वेस्ट करते 5,480 से 27,000 तक करते तो क्या होता। तो 5,480 और 27,000 और इसको हम करते हैं 10 साल के लिए, तो आप देखिए इसका CAGR रिटर्न सिर्फ 17% है। तो ये दोस्तों बीच में बेनिफिट आ रहा है। साथ में मार्केट जब क्रैश करेगा तो आप पहले पैसा अपना बाहर निकाल लोगे, क्योंकि RSI तो नीचे आ जाएगा ना, तो वहां पर आपका पैसा और प्रोटेक्टेड हो जाता है। तो ये दोस्तों बेनिफिट होता है मार्केट के अंदर। तो कुल मिलाकर के ये है। अब शुरुआत में मैंने कहा था कि ऐसा इंडेक्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो एक पर्टिकुलर टाइम डेट पर एंट्री देता है, एक पर्टिकुलर टाइम डेट पे एग्जिट देता है। ये इंडेक्स निफ्टी ऑटो ही इंडेक्स है। यहाँ पर देखिए कमाल की चीज़, मतलब मैंने नोटिस करी और मैं शॉक्ड हुआ कि ऐसा कैसे हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है। पहली अगर हम बाइंग छोड़ दें, ये वाली फर्स्ट वाली को इग्नोर करो। उसके बाद आप ध्यान दो, ये 2 मई को इसने एक एंट्री दी, 2 मई 2016 को एक एंट्री दी। 2 मई 2016 वाली जो कैंडल है वहाँ पर एक एंट्री मिली है और उस टाइम ये ट्रेड कर रहा था 8,750 के आसपास ट्रेड कर रहा था और उसने एग्जिट दिया सीधा 1 फेब को। 1 फेब को हमारा RSI नीचे आ गया। जो कैंडल थी वो 1 फेब वाली, ठीक है ना, मतलब एग्जैक्ट मैं डेट भी आपको बता दूंगा क्या है कि 1 फेब 2018 वाली जो कैंडल थी उसमें एग्जिट मिला, जिसके अंदर पैसा बना, मतलब मार्केट ऊपर गई और लगभग ये 21 मंथ्स तक मेरी होल्डिंग थी। तो देख रहे हो आप कि मई में एंट्री दी 2 मई को, 1 फेब को एग्जिट करा। कमाल की बात यह है कि जब दूसरी एंट्री हमें मिली, जब RSI दूसरी बार ऊपर गया, तब मार्केट के अंदर 1 मई 2020 यानी मई मंथ और 1 या 2 तारीख के पास ही ऐसा हुआ। और उसके बाद एग्जैक्ट 1 फेब वाली जो 2022 वाली कैंडल थी, एग्जैक्टली 21 मंथ बाद उसने हमें एग्जिट दिया। यानी एक साइकिल के हिसाब से चला, जैसे इसने डिसाइड करा हुआ कि कब बढ़ना है और कब गिरना है। उसके बाद देखिए इसने फिर 2 मई, ये देखिए स्टार्टिंग में 2 मई आया था ना, तो वहां पर 2022 में फिर इसने एंट्री दी, फिर 1 फेब 2023। अब ये वाला जो ट्रेड है ये छोटा चला, लेकिन इसने दिया 1 फेब को, मतलब अगले साल 1 फेब को एग्जिट दिया, ठीक है। उसके बाद देखिए फिर नई एंट्री फिर 1 मई को मिली, देखिए 2 मई, 1 मई, 2 मई, 1 मई, है ना। और उसके बाद ये 26 सितंबर को एग्जिट नहीं मिला है, ये तो आज की तारीख है, अभी तो ये बढ़ ही रहा है, अभी RSI नीचे नहीं आया है। ये तो मैंने सिर्फ कैलकुलेट कर लिया कि आज तक का क्या रिटर्न है। तो अब आप मुझे ये बताइए कि मैं क्या मानूं इसको कि आने वाला जो फेब वाला मंथ है, क्या निफ्टी ऑटो गिरेगा, क्या निफ्टी ऑटो के अंदर एक नई करेक्शन आएगी। तो अब दोस्तों ये सोचने वाली बात है, क्योंकि पिछले 3 साल के अंदर तो पैटर्न कुछ ऐसा ही चल रहा है। ये अभी एग्जिट डेट नहीं है, ये तो सिर्फ मैंने ऐसे लिख दिए कैलकुलेट करने के लिए आज तक का। लेकिन क्या ये 1 फेब के आसपास यानी फेब मंथ के आसपास क्या मार्केट के अंदर गिरावट आएगी
और गिरावट किस में बात कर रहे हैं हम? निफ्टी ऑटो में बात कर रहे हैं, क्योंकि इसके पिछले 10 साल के इतिहास में सिर्फ ये फर्स्ट वाली अगर हम छोड़ दें, फर्स्ट वाली भी देखिए ज़्यादा दूर नहीं है। देखिए एग्जिट देखिए मार्च में हुआ, यहाँ फैब में हो रहा था, यहाँ मार्च में हुआ, और यहाँ एंट्री मई में मिल रही थी, यहाँ 2 महीने 3 महीने पहले एंट्री मिल गई थी, बस ज़्यादा फर्क नहीं था। लेकिन ये जो एग्जैक्ट मंथ आ रहा है ना और एग्जैक्ट डेट के आसपास जो आ रहा है, ये थोड़ा चौंकाने वाली बात है कि भाई ऐसा कैसे हो रहा है। हालांकि हमारी 1 मंथ की कैंडल पे हम कंसीडर करते हैं तो डेट इसलिए सेम आ रही है, डेट ऊपर नीचे हो सकती है लेकिन मंथ तो सेम है ना। मंथ आप देखिए, फैब मंथ और मई मंथ, ये इंपॉर्टेंट है। और ये 21 मंथ चल रहा है और ये 9 महीने चला है, फिर ये वापस 21 मंथ चलने वाला है क्या, क्योंकि फैब में फिर वापस 21 मंथ हो जाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों ये सोचने वाली बात है, तो इसको एक बार देखेंगे जरूर। ये वीडियो में रिपीट करूंगा, अगर फैब में गिरा निफ्टी ऑटो, अगर गिर गया, मैं कोई प्रिडिक्शन नहीं कर रहा, इफ बाय चांस गिर गया तो ये वीडियो की क्लिप में लगाऊंगा और उसमें आपको दिखाऊंगा 4-5 महीने बाद कि क्या मतलब एग्जिट हुआ। अगर ऊपर भी भाग गया तब भी हम देख लेंगे। तो ये इंटरेस्टिंग पार्ट था मार्केट में। तो कुल मिलाकर के दोस्तों ये था, कैसे एंट्री लेनी है, कैसे एग्जिट लेना है, ये सारी चीज कैलकुलेशन करके ये रिजल्ट आ रहा है। अब यहाँ पर बात करते हैं, काफी लोग कहते हैं रिटर्न्स कम है, काफी लोग कहेंगे कि रिटर्न्स कम है। एफएमसीजी को छोड़ करके देखिए सबने 20% से ऊपर का CAGR दिया है, 20% के ऊपर का। हम कंसिडर करते हैं कि हम 20% का CAGR ही मार्केट में कमा पाते हैं, ठीक है। तो मैं एक सिनेरियो ले रहा हूँ, आप अपने बारे में भूल जाइए कि भाई हम मार्केट से क्या कमाएंगे, क्योंकि मेरे हिसाब से जो हमारे मार्केट की कमाने की शुरुआत है हमारे फादर को करनी चाहिए थी, जो ना तो उनको पता था, मतलब मेरे सिनेरियो में मेरी फैमिली बैकग्राउंड के हिसाब से ना तो उनको पता था, ना उनको इतनी नॉलेज थी शेयर बाजार की, ठीक है। हमारे यहाँ तो आज भी शेयर बाजार को सट्टा बाजार ही मानते हैं, यहाँ पैसा डूब जाते हैं, लोग बर्बाद हो जाते हैं। लेकिन अगर किसी ने करा होता, मान लेते कि एज ए फादर मैंने अपने बच्चे के लिए, मेरी डॉटर है एक, अगर मैं उसके लिए एक सर्टन अमाउंट लगाऊं, मतलब आज की डेट के हिसाब से एक सर्टन अमाउंट बोलूं कि बेटा ये तेरा अमाउंट है, ठीक है, और ये अमाउंट तेरे को तब निकालना है, तुझे मेरी कसम है, जब तू 40-50 साल की हो जाएगी, ठीक है। 40 साल में निकाल ले, 45 में निकाल ले, 50 में निकाल ले, लेकिन 40 साल से पहले नहीं निकालना। और जब उसका बर्थ हुआ तभी मुझे अगर ये काम करना होता तो क्या होता मार्केट के अंदर, एज्यूम करते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि मार्केट के अंदर मैं किसी इंडेक्स के अंदर लगा लेता पैसे, चाहे मैं निफ्टी नेक्स्ट में लगा लेता या मैं ट्रेडिंग कर लेता, इस हिसाब से कोई बात नहीं, जैसे भी कर लेता, वो एक अलग मैटर है, ठीक है। लेकिन मैं जो भी कर रहा हूँ अपने बच्चे के लिए कर रहा हूँ कि मेरा बच्चा 40, 45, 50 साल के अंदर क्या करेगा, और मैं शुरुआत कर रहा हूँ जब वो पैदा हुआ तब से, ठीक है। मैंने एक अमाउंट लगाया, एक छोटा ही अमाउंट है, बहुत बड़ा अमाउंट भी नहीं है, लेकिन किसी के लिए बड़ा भी हो सकता है, कोई अमाउंट किसी के लिए बड़ा किसी के लिए छोटा हो सकता है, इस पर डिबेट मत करना, लेकिन एक रीजनेबल अमाउंट, दिल्ली में रहने वाला या बॉम्बे में रहने वाला, बेंगलुरु में रहने वाला, जिनका सैलरी पैकेज अमूमन मिल जाता है, 50,000 रुपये मैंने लगा लिया, ठीक है, कि भाई 50,000 रुपीज़, ये कहाँ चला गया लमसम, दोबारा लगाता हूँ दोस्तों, करोड़ों में चलेगी बात। 50,000 कि मैंने एक अमाउंट लगाया कि मैं 50,000 रुपये अपनी बेटी के लिए, अपने बेटे के लिए मैंने लगा दिया, और उनको कसम दी भाई 40-45 साल के बाद ही इसको निकालोगे अपने लिए, और उसका करना क्या है वो भी बताऊंगा, ठीक है। 50,000 रुपये लगाए, मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि मार्केट के अंदर मुझे 20% का रिटर्न मिल जाता है। बहुत सारे इंडाइसिस हैं मार्केट के अंदर जो 20% का रिटर्न दे रहे हैं, निफ्टी NV20 है, बहुत सारे मोमेंटम इंडेक्स है, अल्फा इंडेक्स है, ये सारे दे रहे हैं, ठीक है। या फिर मैं ऐसे ट्रेडिंग करके भी अगर मैं कमा रहा हूँ तो बात अलग है। मैंने उसको बोला कि भाई 40 साल के लिए चुपचाप बैठना है, 40 साल तक देखना नहीं इस पैसे को, ठीक है। और मैं एज्यूम कर रहा हूँ 20% अगर मुझे मिल जाता है मार्केट में 40 साल तक, तो कितना पैसा मेरे बच्चे के पास होगा उस टाइम। मेरे 50,000 रुपये जो मैंने एक बार लगाए, महीने महीने का कोई हिसाब किताब नहीं, एक बार लगाए छोड़ दिए, और मैंने बच्चे को बोला ये तेरे लिए भाई हिडन ट्रेजर है, ये आपको 40 साल के बाद कम से कम खोलना है। तो वो पैसा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 करोड़ 34 लाख लगभग 90,000 के आसपास बन गया। तो राउंड फिगर में आप 7 करोड़ ही कैलकुलेट कर लीजिए कि 7 करोड़ ये पैसा हो गया। अब उसके पास 7 करोड़ हो गया, हालांकि 40 साल के बाद 7 करोड़ की वैल्यू काफ़ी कम रह जाएगी, लेकिन 1 करोड़ तो वैल्यू रहेगी ना आज की डेट के हिसाब से, इतनी तो कम से कम वैल्यू रहेगी। आज जो 1 करोड़ की वैल्यू है इतनी तो रहेगी। क्या 1 करोड़ रुपये अगर उसके पास आज की वैल्यू के हिसाब से रहते हैं, और मैं कहता हूँ कि वो आज की वैल्यू के हिसाब से ही मार्केट से मान लेते 70-80 हज़ार रुपये हर महीना निकाल ले अपने, मतलब आज की वैल्यू के हिसाब से 70-80 हज़ार रुपये हर महीना निकाल ले कि भाई इसको शेयर बाजार में तू रहने दे, अपनी ज़रूरत का मंथली एक्सपेंसेस तू निकाल ले, 70,000 रुपये 80,000 रुपये हर महीने विड्रॉल कर ले, और मार्केट के अंदर ये पैसा रहने दे,
तो वो पैसा भी धीरे धीरे ग्रो हो रहा है और वो अपना काम भी चला रहा है, यानी वो 40-45 साल में फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गया। आज एजुकेशन पता है कितनी महंगी है। अगर मैं किसी अच्छे कॉन्वेंट स्कूल के अंदर दिल्ली के अंदर एडमिशन कराने जाऊं तो यहाँ पर मुझे फी पे करनी होती है 10,000, 12,000, 14,000, इस तरीके की फी पे करनी पड़ती है, प्लस अदर एक्सपेंसेस अलग, भाई बच्चों को छोड़ना भी है उसके एक्सपेंसेस, स्कूल के अदर एक्सपेंसेस भी है। तो अगर मैं सिर्फ 50,000 लगा के छोड़ दूं तो मेरा बच्चा फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाता है। और ये 50,000 क्यों, कोई चाहे तो 1 लाख लगा के छोड़ दे, कोई चाहे तो 5 लाख लगा के छोड़ दे। एजुकेशन इससे लाख गुना महंगी है। और उसके बाद हम बच्चे से एक्सपेक्ट करते हैं कि भैया तेरा 5 लाख रुपए की सैलरी मिल जाए तेरे को मतलब की बहुत है। 5 लाख रुपए तो उसको वैसे ही मिल जाते हैं। लेकिन मैं एजुकेशन के खिलाफ नहीं हूँ, एजुकेशन आप पूरी लो, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आप एजुकेशन में जो पैसा लगा रहे हो एक सर्टेन अमाउंट बच्चे की इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी लगाओ। उसके बाद देखिए अगर ये बच्चा मान लेते हैं उसको उसके पास खूब पैसा है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, भगवान की दुआ से कोई समस्या नहीं है, ये 40 साल की जगह उसने इस पैसे को किसी तरीके से 50 साल तक खींच लिया कि चलो यार 50 साल में रिटायरमेंट लेंगे तो 50 साल तक खींच लेते हैं इसी पैसे को, कोई पैसा नहीं लगाया एक्स्ट्रा, तो 50 साल तक खींच लिया। ये पैसा पता है कितना बन जाता है, फ्यूचर वैल्यू 45 CR बन जाता है। 45 CR वन टाइम इन्वेस्टमेंट, 20% का CAGR अगर मिल जाए तो ये पैसा मिल जाता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कॉन्सेप्ट आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन आपको इसके ऊपर नहीं होनी चाहिए। बाकी कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछिएगा, मैं आपका आंसर करने में जरूर हेल्प करूंगा। बाकी अलग अलग इंडाइसिस है मार्केट में, आप अपनी एक बार बैक टेस्टिंग कर सकते हैं। इसी हिसाब से ज़्यादा ट्रेड मिलते नहीं है, 5, 6, 7, 8 ट्रेड मिलते हैं, तो 5-10 मिनट के अंदर एक इंडेक्स की एनालिसिस हो जाती है, पता लग जाता है 10 साल में कहाँ का सिग्नल मिले, क्योंकि 1 मंथ का टाइम फ्रेम होता है और 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे इतने ज़्यादा सिग्नल्स आपको नहीं मिलते हैं। मतलब कोई ट्रेड 1 साल चल रहा है, कोई 2 साल चल रहा है, कोई 3 साल भी चल रहा होता है, कुछ कुछ महीने ट्रेड चल रहे होते हैं, तो बड़ा प्रॉफिट मिलता है। और लॉसेस भी कई बार इसमें बड़े ही होते हैं। अगर एग्जिट मिला एंट्री के बाद इनिशियल बेसिस पर ही तो 20-30-40% के भी एसएल हो जाते हैं। तो अपने पैसों को डिवाइड करना होता है हमें, एक पर्टिकुलर सेक्टर में ही नहीं लगाना होता सारा पैसा, ताकि आप अपने आप को डाइवर्सिफाइड कर सके। भाई टोकरी के अंदर से 1 अंडा फूट गया, 2 फूट गया, कोई बात नहीं, बाकी 10 अंडे पड़े, 15 अंडे बचे हैं, तो वो नुकसान से आप बचा लेते हो। बाकी मार्केट में कोई भी पैसा लगाने से पहले पेपर ट्रेड कर लीजिए, चीज़ों को जान लीजिए, बैक टेस्टिंग कर लीजिए, जब तक आप खुद कॉन्फिडेंस ना हो जाए। जब आपको खुद कॉन्फिडेंट आ जाए कि चीज़ काम कर रही है, तभी आप थोड़ा थोड़ा पैसा लगा के मार्केट में ट्राई करना है, देन चीज़ें सही काम करें तो फिर आप अपने पैसों को अपने हिसाब से मैनेज कर पाएंगे। बाकी दोस्तों आज की वीडियो को वाइंड अप करने से पहले इंपॉर्टेंट अपडेट जो हर वीडियो में मैं देता हूँ, अगर आप मार्केट में इंट्राडे ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, कैसे स्कैल्पिंग करते हैं ऑप्शन की, कैसे हम सिस्टमेटिक ट्रेडिंग करते हैं, कैसे हम इंट्राडे कैश के अंदर प्ले कर सकते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग को, तो इसके लिए दोस्तों मैंने कोर्स लॉन्च करा है और ये कोर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके लिए आपको कोई पैसे नहीं देने, आपको सिर्फ एक छोटा सा काम करना है, आपको हमारी फैमिली का हिस्सा बनना है, यानी आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना है, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके लिए आपको कोई पैसा नहीं देना होता सब्सक्राइब करने के लिए चैनल को। और ये काम करने के बाद आपको एक गूगल फॉर्म का लिंक मैंने दिया है डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में, उसको क्लिक करके एक फॉर्म भर दीजिएगा, ताकि हम 2 से 3 दिन के अंदर आपको ईमेल के थ्रू वो कोर्स प्रोवाइड करा सके। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो के अंदर, जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।